हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नेम क्या है? इस चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट। ये कौन सी बुक का चैप्टर है? ये आपकी इकोनॉमिक की बुक का चैप्टर है। और कौन सी क्लास पढ़ने जा रहे हैं अब हम? क्लास 10th। ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंट होता क्या है? हम हमेशा ऐसे ही मतलब बहुत इजी पीजी में कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ये बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है, या मतलब ये डेवलपमेंट है यहाँ पे, यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, या हम किस सिनेरियो में डेवलपमेंट पढ़ते हैं? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारे इनकम में कितना कैसे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है और कैसे हमारा कितना वेलबींग है। तो हम ये सब चीज़ें ही हमारे डेवलपमेंट में होती है। मतलब हम डेवलपमेंट दो तरीके से पढ़ते हैं। मतलब डेवलपमेंट में आपके दोनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, आपकी मटेरियल लाइफ और आपकी नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स भी। मटेरियल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना, मटेरियल एस्पेक्ट्स एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। मटेरियल एस्पेक्ट्स में आपकी वो सब चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपके पास हैं, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, जैसे आपके पास घर है, आपके पास पार्क है, या आपके पास फार्म हाउस है। ये सब चीज़ें जो है वो मटेरियल डेवलपमेंट है, जो दिख रही है, फिजिकल चीज़ों में है। ठीक। लेकिन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? जो चीज़ आपके अंदर है, जैसे कि आपकी जैसे स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, ठीक है, ये सब आपके अंदर है। या मतलब जो दिखती नहीं है, मतलब जो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल भी हम कह सकते हैं। गुडविल है, बोलते हैं ना हमारी बहुत इज्जत है समाज में। इज्जत दिखती है कहीं पे? नहीं दिखती है। तो आपका कौन सा एस्पेक्ट है? वो आपका नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स है। ठीक। और मटेरियल एस्पेक्ट्स क्या होता है आपका? जो चीजें हमारी दिखती है, टेंजिबल चीजें। अब जो डेवलपमेंट होती है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे हमारे लिए हो सकता है कि कोई चीज डेवलपमेंट हो और सामने वाले के लिए वो चीज डेवलपमेंट ही ना हो। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि डेवलपमेंट का मतलब इंप्रूवमेंट द लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्या वही लिविंग स्टैंडर्ड से बढ़ गए, मतलब वही मटेरियल चीजें आपके पास ज्यादा है, वो आपकी वो हो गए। इनकम ज्यादा है, अब किसी की इनकम ज्यादा हो सकती है, किसी की इनकम कम हो सकती है। किसी की इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी उसको ऐसा लग सकता है कि वो डेवलप नहीं है। तो ये वेरी भी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर किसी की अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी क्या डेवलपमेंट है वहां पे। ठीक। एंड उसकी वेलबींग। अब देखो ये कैसे वेरी करता है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। तो जैसे कि डिफरेंट पर्सन के लिए कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। एक इंसान के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक किसान के लिए देखा जाए, फार्मर के लिए देखा जाए, तो क्या है, उनका बेटर इरिगेशन उनके लिए डेवलपमेंट है। ठीक। वहीं अगर आप वर्कर के लिए देखो तो जॉब सिक्योरिटी अगर उन्हें मिल जाती है तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। तो इसने यही बोला कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है। वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। ठीक है। Which can be one, and the two which may have the development of for one may not be developed for the other. अब वही है कि वर्कर के लिए बेटर इरिगेशन का कोई मतलब नहीं है, ये फार्मर के लिए जॉब सिक्योरिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो इन सबके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक। और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते, मतलब एक चीज हो सकता है कि किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो और एक चीज किसी के लिए अच्छी हो। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बारिश का देख सकते हैं। तो बारिश हो सकता है फार्मर के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन वहीं एक जगह एक वर्कर के लिए बारिश बहुत बुरी हो सकती है। तो ये फार्मर के लिए वो चीज़ गुड हो सकती है कि हाँ उनकी खेती वेती उसी पर डिपेंड करती है। लेकिन एक वर्कर जो काम करता है उसको हो सकता है कि बारिश से उसको दिक्कत हो जाए, वो काम पे ना जा पाए, उनकी सैलरी कट हो जाए। तो वही है कि एक बंदे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, दूसरे बंदे के लिए नॉन नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। ठीक। और गोल्स मैंने बता दिया, जैसे कि डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। फार्मर का होता है बेटर इरिगेशन करना, ठीक है, बेटर इरिगेशन हो जाए। वर्कर का होता है जॉब सिक्योरिटी। गर्ल्स का क्या होता है कि उन्हें एजुकेशन मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। ठीक। अब देखो हमारे कुछ गोल्स जो होते हैं वो हमारे इनकम वाले गोल्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अदर गुड्स होते हैं। मटेरियल गोल्स में जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपकी चीजें दिखती है, जैसे कि इनकम है, आपके पैसे कितने आ रहे हैं, 10,000 सैलरी, 20,000 सैलरी, 50,000 सैलरी, तो इनकम के बेसिस पे हमारे कुछ गोल्स होते हैं। कुछ चीजें होती है हमारी एसेट्स के बेसिस पे कि हाँ हमारी एसेट्स कितने, मतलब वही मटेरियल गोल्स में आ गया कि हाँ हमारे पास एक जमीन है, हमारे पास 10 जमीन है, 20 जमीन है, तो वो क्या हो गया आपके मटेरियल गोल्स, वो भी एक तरह का मटेरियल गोल हो गया। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप कितना कैसे क्या काम करते हो, तो ये भी मतलब कितना आपको पैसे मिल रहे हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट है, ये किसमें आ गया आपके मटेरियल गोल्स में। ठीक। नॉन मटेरियल गोल्स में क्या हो सकता है, जैसे कि आपकी फ्रीडम, कि हाँ आपको कितना काम के बीच में आराम दिया जा रहा है, या आपको कितनी आज़ादी मिल रही है चीज़ों को करने की, कितनी कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। क्योंकि कभी कभी हम जब काम पे जाते हैं तो हमारे लिए इनकम से ज़्यादा कभी कभी रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, या दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पर्सन टू पर्सन है, हो सकता है एक पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो,
उसे बुरा ना लग रहा हो। जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन के साथ क्या हुआ, ए और बी में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि अगर बाहर से कोई चीज आती है या मतलब कोई भी बेनिफिट होता है तो मैं ए को नहीं देती, मैं बी को देती हूँ। लेकिन ए को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको उससे कुछ बुरा नहीं लगता। तो हो सकता है कि उसके लिए वो जो चीज बुरी ना लगे, लेकिन बी को बुरा लगता है। हाँ, अगर मेरे को नहीं दी जाएगी तो मुझे बिल्कुल बुरा लगेगा। तो वही चीज है, किसी के लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कभी कभी नहीं होता कि अगर आप दो वर्कर हैं, एक को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और दूसरे को ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उसको ये फील होगा कि हाँ मतलब मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो वो भी एक तरह का क्या है, नॉन मेटेरियल गोल्स। और उस कंपनी में हम काम ही नहीं करना चाहेंगे जहाँ हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली, जहाँ हमें इक्वालिटी नहीं मिली। कभी कभी क्या होता है, बोनस सबको दिए जाए लेकिन अगर 1% 2% को ना दिए जाए, या उनका जो वेज रेट है या चीजें हैं अगर वो कम मिले, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई सबको तो 10 रुपए पर पीस के हिसाब से दिया जाता है कोई चीज, और हमें तो 2 रुपए की या 8 रुपए के हिसाब से दिया जा रहा है, 2 रुपए कम क्यों है। तो उनको वहां पे इक्वालिटी वाली फीलिंग नहीं आती। तो ये भी एक रीजन होता है कि जो वो लोग काम छोड़ देते हैं। ठीक, तो वो है कि नॉन मटेरियल गोल्स और मटेरियल गोल्स दोनों ही हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोथ आर एसेंशियल फॉर द ट्रू डेवलपमेंट। जितनी हमारी इनकम, जितना हम कमा रहे हैं, चीजें हैं, हमारे एसेट कि कैसे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, ये सब चीजें, और कितना हमारी एम्प्लॉयमेंट है, कैसी एम्प्लॉयमेंट है, जितनी ये चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी नॉन मेटल गोल्स भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी फ्रीडम मिल रही है, कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, कितनी क्वालिटी है। ठीक, बोथ आर द एसेंशियल फॉर द ट्रू डेवलपमेंट। अब देखो, besides seeking the more income one way or another, people are seeking things like equal treatment। मैंने जैसे कि आपको बताया कि चाहे हमें कितनी भी चीजें मिल जाए, मतलब कितना भी इनकम मिल जाए, मान लो आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है और वहां आपके साथ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आपके और आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है उसकी सैलरी भी वहां पे 1 लाख है, मतलब आप दोनों की सैलरी सेम है, तो उसके बावजूद भी आपके साथ इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे, वहां पे आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या मतलब आपको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, इक्वली नहीं ट्रीट किया जा रहा है आपको, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। आपको आज़ादी नहीं मिल रही, हो सकता है आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप ज़्यादा वॉशरूम नहीं जा सकते, ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकते, या मतलब आप ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, फ्रीडम नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कभी कभी होता नहीं है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों की जॉब बिल्कुल फिक्स हो जाती है, नहीं भाई हम छुट्टी नहीं ले सकते, एक भी दिन छुट्टी लेंगे तो हमारी सैलरी कट हो जाएगी, या हमारे मतलब हम हमें काम से निकाल देंगे। तो बहुत लोग बहुत मतलब इस तरीके के एनवायरमेंट में भी रह के काम करते हैं। कहीं कहीं है कि सिक्योरिटी ही नहीं है, कि हाँ मतलब हो सकता है कि वो जॉब वाला आज निकाल दे, कल निकाल दे, परसों निकाल दे, कभी भी निकाल सकता है, यहाँ तक कि रिस्पेक्ट भी ना मिले। ठीक, इससे क्या होता है, इसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आती है, और डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आती है तो लोग क्या करते हैं, तो लोग काम छोड़ देते हैं। तो वही है कि मोर इनकम से ज्यादा एक तरफ इनकम भले ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को ये सब चीजें भी चाहिए होती है, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक, ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब चीजें उनको इंश्योर करनी होती है कि हाँ। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप ए हो, एक बच्चा है जिसका नाम है ए, एक है बी। ठीक है, आप दोनों को ही मान लो अगर 10-10 हजार की सैलरी मिल रही है, या मान लो, अच्छा चलो एक का ही एग्जांपल लेते हैं, ए जो है उसको एक जगह पे 10 हजार की सैलरी मिल रही है, और एक है उसे वहां पे 12 हजार की सैलरी मिल रही है। अब आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जाएगा, वो 12 हजार वाली में जाएगा। लेकिन अगर वो ये देखेगा कि 12 हजार वाली में उसे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उसके साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसे फ्रीडम ही नहीं मिल रही है, उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो 10 हजार वाली, और जबकि 10 हजार वाली में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उसको भले ही सैलरी कम है, लेकिन वो अपनी छुट्टी भी ले सकता है अगर इमरजेंसी पड़े, उसकी जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगी, 1-2 महीने बाद अगर वो जॉब ढंग से करे तो उसकी उसको फ्रीडम भी मिलेगी कि हाँ वो वॉशरूम जा सकता है, चीजें कर सकता है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि दोनों की मतलब पैसे ज्यादा कम होने के बावजूद भी एक इंसान ए जो है वो 12 पे नहीं गया और वो 10 पे आ गया, के लिए उस ये दिखाता है कि वो क्या है, बाकी चीजें भी कंसिडर कर रहा है। जैसे हम नहीं करते, हम लोग भी तो, हम कभी स्कूल जाते हैं, ये चीजें देखते हैं, तो हम लोग भी तो ये देखते हैं कि अरे यार ये वाले स्कूल तो हम जा तो सकते हैं, मतलब 2 तरीके हैं जाने के, या तो हम पैदल जाएं या हमारी ये पैसे में जाएं, या मतलब स्कूल का एग्जांपल ऐसे मैं आपसे बोल सकती हूँ, जैसे कि 2 स्कूल्स हैं, हम उसको भी कभी कभी देखते हैं कि हाँ एक स्कूल है जो घर के पास है और एक स्कूल है जो घर के दूर है। ठीक, अब जो दूर वाला स्कूल है और पास वाला स्कूल में क्या है कि अब आप क्या प्रेफर करोगे कि पास वाला स्कूल मिल जाए, लेकिन हो सकता है पास वाले स्कूल में इंग्लिश मीडियम ना हो, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी ना हो।
ठीक है, या मतलब उसमें नॉर्मली वॉशरूम भी साफ ना हो, वहाँ के स्टूडेंट्स की जो वो है मतलब लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी ना हो, मतलब मिसबिहेव करते हो। और जो दूर वाला स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम भी है, वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है, स्कूल के बच्चे भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छी हैं, तो आप क्या प्रेफर करोगे? भले ही वो स्कूल दूर होगा लेकिन फिर भी आप वहां जाना प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको चीजें ज्यादा अच्छी मिल रही है। हमें पैसे से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, दोनों स्कूलों की फीस बराबर हो, लेकिन फिर भी बी वाला जो स्कूल है वो दूर होने के बावजूद भी लोग इसलिए कंसिडर उसे करेंगे, वहाँ पे जो चीजें मिल रही है वो ज्यादा अच्छी मिल रही है। ठीक, तो वही है कि जो मनी होता है, मनी मतलब मटेरियल थिंग्स, जो एक बंदा इंसान बाय कर सकता है, इज वन फैक्टर विच आर लाइफ डिपेंड, जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ जो होती है वो डिपेंड करती है हमारी नॉन मटेरियल थिंग्स पे, क्योंकि मनी से तो हमारी मटेरियल चीजें ही आती है। जो नॉन मटेरियल थिंग्स होते हैं वो हमारी अलग ही चीज होती है, मतलब उसके ऊपर हमारे मतलब हम ये कह सकते हैं कि मनी से हमारा ये मटेरियल थिंग्स डिसाइड होती है, बट लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, उसमें हम देखा जाता है कि कैसे क्या है। ठीक, कि जैसे कि आपके लिए फ्रीडम है, इक्वल ट्रीटमेंट है, ये सब चीजें क्या है, नॉन मटेरियल थिंग्स है जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक, हम देखो लेस पे ऑफ अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिल रही है इस इंसान को, और यहाँ पे हाई पे मिल रही है लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई लीव नो टाइम फॉर फैमिली, मतलब पूरा पूरा दिन आपको 24-24 घंटे या मतलब 10-10 घंटे 20-20 घंटे भी आपको काम करना पड़ रहा है। रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो आप इस जगह पे काम करोगे, या लेस पे में भी आपको अगर जॉब सिक्योरिटी मिल रही है आप इधर काम करोगे। ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लगता है कुछ इंसान यही काम करेंगे। अब हो सकता है कि किसी के लिए हाई पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो हो सकता है वो यहाँ भी काम कर ले। ठीक, लेकिन मे भी ज्यादातर लोगों के लिए ये वाली चीज। अब यहाँ पे इसमें ये लिखा है कि डेवलपमेंट के लिए पीपल जो होते हैं वो लुक करते हैं, देखते हैं एट द मिक्स ऑफ द गोल्स, हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली बट अबाउट बेटर इनकम, बट ऑल्सो अबाउट थिंग्स अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। कि डेवलपमेंट में सिर्फ हम मनी फैक्टर या मनी चीजें नहीं देखते, डेवलपमेंट में इनकम के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है जो आपकी मटेरियल लाइफ मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, अब हम देखते हैं, देखो अभी हम नॉर्मल डेवलपमेंट का डेफिनेशन देख ली कि कैसे क्या होती है, क्या है क्या नहीं है। ठीक, अभी हमें अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि नेशन के लेवल पे कैसे क्या डेवलपमेंट होती है। तो अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज को, तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, कभी कभी हम बोलते नहीं कि ये कंट्री बहुत डेवलप्ड है और ये कंट्री डेवलप नहीं है। तो कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, इनकम को ही एक हम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखते हैं। जिस कंट्रीज की इनकम हाई होती है हम उसे मोर डेवलप बोलते हैं देन द अदर्स विद द लेस इनकम। जैसे कि सो द ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज अ वन इंपॉर्टेंट गोल। हम ये कह सकते हैं कि इनकम जो ज्यादा होना भी एक इंपॉर्टेंट गोल है ही, इससे हम ये कंसिडर कर पाए कि वो डेवलपमेंट है या नहीं है। एक इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ द कंट्री निकालते कैसे हैं? मतलब अगर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, अभी हमने बोला कि जिसकी इनकम ज्यादा उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ वो ज्यादा डेवलप है दूसरी कंट्री से। लेकिन अब ये इनकम ऑफ द कंट्री निकाली ही कैसे जाती है? इनकम ऑफ द कंट्री निकाल जाती है अगर हम सम टोटल कर दे, जितने भी लोग एक कंट्री में रह रहे हैं, सारे रेजिडेंट जो है जो एक कंट्री में रह रहे हैं, उनके सारे गोल्स को अगर हम कोलैबोरेट कर लें, ये ना द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री डेट गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कि जितने भी रेसिडेंट है उन सबकी टोटल इनकम जो होती है, अगर वो हम देख लिया जाए या उसे एक और कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे कि हमारा क्या निकल गया, इनकम ऑफ द कंट्री निकल गया। अब इनकम ऑफ द कंट्री को अगर आप डिवाइड कर दो उनकी पॉपुलेशन वाइज, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी एवरेज इनकम निकल गई। एवरेज इनकम होता क्या, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हो तो क्या निकलती है, आपकी एवरेज इनकम निकलती है। ठीक, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। एवरेज इनकम को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, की एक पर्सन के हिस्से में इतनी इनकम आ रही कि पर हेड हमारे इंडिया में इस इनकम ये इनकम ग्रुप वाले लोग हैं। ठीक, अब देखो वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखा जाए तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो निकालता कौन है, तो वो निकालते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक। इसने क्राइटेरिया यूज किया हुआ है क्लासिफाई करने के लिए कंट्रीज को, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। तो क्या क्राइटेरिया है वो, इसने क्राइटेरिया क्या रखा है वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड बैंक में, ये जो कंट्रीज हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है $63,400 पर एनम है या उससे भी ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे हाई इनकम और द रिच कंट्रीज। ठीक,
इसमें एग्जाम्पल्स कौन से आएंगे? आपके मिडल ईस्ट कंट्रीज, जो आपके मिडल ईस्ट में रहते हैं, या आपके डेवलप कंट्रीज, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका रशिया हो गया, जापान हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे आपके किसमें आएंगे? जल्दी बोलो। डेवलप कंट्रीज में या रिच कंट्रीज में। लेकिन जो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $2400 से भी कम है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लो इनकम कंट्रीज। जैसे कि हमारा इंडिया, जिसकी जो है इतनी है, ठीक। और लेस डेवलप कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि हमारा हम्म, अब देखो, लो इनकम कंट्रीज जिसके 2400 से भी कम है। एक्चुअली जो इंडिया है वो लो इनकम कंट्रीज में नहीं आता, लेकिन हम मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, लेकिन देखो आप 2400 से नीचे जो है वो लो इनकम कंट्रीज है। जैसे कि इसमें अच्छे से एग्जाम्पल देखा जाए, हाँ, तो क्या होता है हमारा एग्जाम्पल? ये होगा हमारा हमारा श्रीलंका होगा, या हमारी श्रीलंका होगा, या हमारा ये बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, वो सब। और इंडिया जो आता है वो मिडिल इनकम में आता है, ना वो रिच है ना वो पुअर है, ना लो इनकम है, वो बीच में आता है, मिडिल इनकम कंट्री बोलते हैं उसे, ठीक है। अब देखो इनकम और अदर क्राइटेरिया क्या क्या है। अब पीपल्स जो होते हैं उनको, पीपल्स नहीं, पीपल जो होते हैं, नॉट ओनली थिंक ऑफ द बेटर इनकम। हमेशा लोग बेटर इनकम नहीं देखते, बट और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। जैसे कि हरियाणा जो है उसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, लेकिन बिहार जो होता है वो बॉटम में है। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न इतना एक साल में, वेयर एज बिहार में सिर्फ 47,500 है, जहाँ के हरियाणा में 2,64,729 है। तो हरियाणा को हम मोर डेवलप मानेंगे और बिहार को हम लीस्ट डेवलप मानेंगे। और केरल जो होता है वो हरियाणा से थोड़ी कम है चीज़ों में, मतलब इनकम के लाइन में, लेकिन इनकम की लाइन में वो चीज़ें मतलब कम है हमारा ये केरल। लेकिन केरल बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम में भले ही वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन वो हरियाणा को भी पीछे छोड़ देता है बहुत सारी अदर चीज़ों में, जैसे कि अब देखो कि हमारा हरियाणा जो है वो भले ही 2,64,729 है यहाँ पे, कि भले ही पर कैपिटा इनकम यहाँ पे ज्यादा है हमारे 2020-21 के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी और केरल सेकंड में आता है और बिहार हमारे थर्ड पे आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी केरल जो है वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स में बहुत अच्छा से आगे है, ठीक। जैसे कि अगर मैं देखा जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कितने हमारे कितने लोग, कितने बच्चे, मतलब कितने हजार में से कितने बच्चे जो होते हैं वो पर 1000 लाइव बर्थ्स में मर जाते हैं। जैसे कि अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है एक साल में, एक एग्जाम्पल समझो इसकी डेफिनेशन से पहले, 1000 अगर एक साल में एक बच्चों का जन्म हुआ है, तो उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो एक साल में मर जाते हैं, इन्फेंट मर जाते हैं। तो केरल में वो सिर्फ 6 है, मतलब बहुत ही कम, ठीक। 1000 में से सिर्फ 6 ही बच्चे मरते हैं। वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो 27 बच्चे मर जाते हैं, हरियाणा में देखा जाए तो 28 मर जाते हैं, जबकि हरियाणा की इनकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिहार से भी गैर गुजरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी में, पहली चीज। सेकंड, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किनकी जो साक्षरता दर है वो बहुत अच्छी है। हमारे हरियाणा की जो है वो 82% है, बिहार की है 62%, लेकिन वही केरल की क्या है 94%। अभी हमने देखा कि केरल जो है भले ही इनकम में कम है, लेकिन फिर भी लिटरेसी रेट वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक। ये होता है हमारा लिटरेसी रेट। इसके अलावा एक और चीज होती है नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि 15 से 17 साल की जो एज के बच्चे हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट जो है हर 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक। तो हरियाणा में सिर्फ 73 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, केरल में 94 बच्चे जो 15 से 17 साल के हैं वो स्कूल जा रहे हैं, और वहीं बिहार में इसका रेशियो है 69। तो सबसे अच्छा किसका लग रहा है हमें? केरल का लग रहा है। जैसे कि मैंने वही बताया कि केरल भले ही इनकम वाले फैक्टर्स में पीछे रह गया, लेकिन फिर भी नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब अदर फैक्टर्स में भी वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही है। समझ में आ गई? ये सब चीजें क्या है, हम इससे क्या दिखा कि भले ही केरल, हमने यहाँ पे देखा कि भले ही केरल का पर कैपिटा इनकम कम हो हरियाणा के कंपेयर में, लेकिन बाकी अदर फैक्टर्स में वो बहुत ज्यादा अच्छा है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, लिटरेसी रेट में, नेट अटेंडेंस रेशियो में भी। ठीक है, ये कौन सी ईयर का डाटा है ये देख लेना अच्छे से। 2023-24 का डाटा, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक, अब देखो नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, और ये हमारा डाटा निकालता भी कौन है, ये NSSO जो है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डाटा निकाला जाता है। और ये डाटा भी आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया 5th, उसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की बुक्स में ये जो डाटा होगा ये बहुत पुराना भी दिया हो सकता है, अगर उनकी बहुत पुरानी बुक हो तो मेक श्योर करना कि ये जो नया डाटा है ना वो अपनी बुक में लिख लेना, ताकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा अच्छा रहेगा ये। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन में अगर देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो होता क्या है, अभी मैंने बताया कि पर 1000 लाइफ मतलब लाइफ चिल्ड्रन में कितने एक साल के अंदर अंदर जो है वो जी रहे। लिटरेसी रेट में अगर देखा जाए तो हमारे कितना मतलब जो हमारी लिटरेट पॉपुलेशन जो है मतलब प्रपोर्शन कितना 7 साल से ऊपर के कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये हम देखा जाता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी हम लिटरेसी रेट में देखेंगे। तो इसलिए हमारे 7 साल से ऊपर बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 5 साल से ऊपर, तो वहां से लेकर 7 साल तक उन्हें थोड़ा आ जाता है ज्ञान। तो इसलिए हम 7 साल से ऊपर तक के बच्चों को देखा गया, 7 से ऊपर के जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब वही होता है कि 15 से 17 साल में कितने पर पर्सन पर 100% में कितने लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीजें आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। सबको करना क्या है याद है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बेटा मैंने ये चीज देखी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे लेक्चर्स देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आपको जैसे मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, ऐसे हमें भी टीचर्स को मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो है, कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी, हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और मैंने अपनी वीडियोज में कैपिटल्स भी पढ़ाई है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल्स उनकी लोकेशंस मतलब स्टेट्स की लोकेशंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब भी आप लोग याद करते चलना। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।